हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ छवि सोनी। वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1। मैंने 2 to 3 वीडियोस ऑलरेडी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे अपलोड कर दिए और आगे के टॉपिक्स जो हमारे बाकी है चैप्टर के वो मैं और आगे आज समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अभी तक हमने कौन से मेन टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लिया, क्या होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज़, और वो आगे फर्दर और कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और उनके टाइप्स कौन से हैं वो भी हमने समझ लिए विद एग्जांपल्स। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट भी अकाउंटेंसी के बहुत मेन वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आगे आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में आते हैं। पर ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब आपको समझना होगा। तो आज हम ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और बाकी के आगे के जो 2 और टॉपिक है जो टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दिए गए हैं आपके सिलेबस में, ये भी हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आज के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसी में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है। ये आपका स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन मतलब ये फॉर्मेट में आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं। आपने अकाउंट सुना होगा, अकाउंटेंट एक अकाउंट बनाता है तो वो अकाउंट इस तरह से होता है। जिसका भी अकाउंट हम बना रहे होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे कि कोई ट्रेडर है या फिर कोई होलसेलर है जिससे हम लेते हैं गुड्स और फिर आगे रिटेल में सेल करते हैं। मतलब पहले वो बल्क में हमें बेच के जाता है, फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा करके आगे और बेचते हैं। तो उसके लिए जो उसका अकाउंट होता है वो ऐसे होता है कुछ, श्री अरविंद बाईस अकाउंट। तो उसका नाम लिखा जाता है जिसका अकाउंट होता है। उसके बाद यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आगे मैं समझा देती हूँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्यों लिखा जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट जो आज हम समझने वाले वर्ड्स उसका यहाँ पे यूज़ करना होता है। डेबिट हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है, यहाँ पे कॉर्नर पे DR डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डेबिट, और यहाँ पे लिखा जाता है CR जो क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है। डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली में होता क्या है वो बता देती हूँ। आपने बैंक जाते होगे, बैंक में अकाउंट होगा तो नाम सुना होगा डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब जो हमारे अकाउंट में जमा होता है, जो पैसा हमारे पास होता है, जो हमारा होता है, जो हमने बैंक में या तो डिपॉजिट किया होता है, वो सब हमारा डेबिट होता है। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड्स होंगे, यूज़ करते होंगे, मतलब उसमें हमारा ही मनी है जो हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है बैंक में, उसे कहते हैं डेबिट। और क्रेडिट मतलब जो हमारा नहीं है फिर भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो क्रेडिट होता है। आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा। क्रेडिट कार्ड में क्या पॉलिसी होती है कि वो लोग हमें एक्सपेंस करने के लिए लिमिट देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है, इससे आप 25,000 की लिमिट्स तक के एक्सपेंसेस कर सकते हैं और उसके थोड़े टाइम बाद वो लिमिट ख़त्म हो जाती है। आपने 25,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, उसके बाद हम उसे रीपे कर सकते हैं बैंक में। तो ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है जिसे हमें यहाँ पे अकाउंट्स में यूज़ करना है। हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे डेबिट आता है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट आता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं बीच में अमाउंट और डेट के बीच में जो गैप है, तो ये इतना पार्ट डेबिट का होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे इतना पार्ट क्रेडिट का होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हमेशा डेबिट का मतलब होता है जो हमारे पास रिज़र्व है और क्रेडिट का मतलब होता है जो हमें वापस किसी को रीपे करना होता है वो। तो डेबिट और क्रेडिट का यही डिफरेंस है। और किसी का भी अकाउंट बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखना होता है, DR उसका शॉर्ट फॉर्म है, और CR क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है जो यहाँ पे लिखना होता है। इतना पार्ट इसका होता है, मतलब क्रेडिट पे जैसे कि हमने परचेज़ किया है गुड्स तो वो यहाँ पे क्रेडिट पे, और अगर कोई सेल किए हो क्रेडिट पे तो भी क्रेडिट वाला पार्ट इधर आएगा और डेबिट वाला पार्ट इधर आएगा। तो ये सिर्फ अभी बताया है, ये अभी आपको इस चैप्टर में नहीं करना है ऐसे सम सॉल्व, ये सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का पार्ट समझाने के लिए लिखा गया है। आपके टेक्स्ट बुक में थियरी डेबिट और क्रेडिट के ऊपर एक्सप्लेनेशन इतना ही दिया है और ये नेक्स्ट चैप्टर में और आगे सम्स में कैसे यूज़ करना है वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। इसका जो मेन टॉपिक है वो हम समझते हैं डिटेल में। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए जो भी मैंने ये टॉपिक्स लिखे थे, प्रॉफिट लॉस, असेट्स लायबिलिटीज़, डेबिट क्रेडिट, ये सब ऑपोजिट्स है एक दूसरे के।
आपने प्रॉफिट और लॉस का मीनिंग समझ लिया, असेट्स और लायबिलिटीज़ का समझ लिया, तब तक आपको पता चला होगा कि ये ऑपोजिट थे एक दूसरे के। असेट्स मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, और लायबिलिटीज़ जो हमें रीपे करनी होती है, जो किसी और से ली होती है उसे रीपे करनी होती है, तो ऑपोजिट होते हैं। वैसे ही डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट्स थे। इसके फर्दर जो टाइप्स थे वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए होंगे, तो उसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में इसके ऊपर जितना थियरी आपके चैप्टर में थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब जो टॉपिक है रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, रिसीवेबल और पेएबल भी ऑपोजिट है एक दूसरे के, दोनों का कंसेप्ट। फर्स्ट रिसीवेबल्स का मीनिंग समझते हैं। रिसीवेबल्स मतलब एनी अमाउंट टू बी रिसीव बाय बिजनेस इन फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन। हमारे बिजनेस में कोई भी अमाउंट जो हमें फ्यूचर में रिसीव होगी किसी भी पर्सन से, उसे हम रिसीवेबल्स कहेंगे। कोई भी अमाउंट जो हमारी बाकी रह गई है और हमें किसी से रिसीव करनी है, जैसे कोई कमीशन हमने कमाया है किसी चीज़ पे, या फिर कोई भी पैसे हमारे किसी के पास बाकी रह गए वो हमें रिसीव करने हैं। हमने कोई हमारी जगह है जो रेंट पे लगा दी है, वो रेंट का जो हमें भाड़ा जो रेंट मिलेगा वो जो होगा अमाउंट, वो सब रिसीवेबल्स में आएगा। जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है वो रिसीवेबल्स में लिखा जाता है हमारे अकाउंट में। रिसीवेबल्स 4 टाइप्स के होते हैं। ये 4 जो टाइटल्स लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स है, ये सब रिसीवेबल्स के अंडर में आते हैं। इन सबको रिसीवेबल्स कहा जाता है। एक एक को समझते हैं। फर्स्ट है डेटर्स। डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब जो हमने सेल्स कर दी है उसके बाद हमें पेमेंट अभी तक मिला नहीं है, जो बल्क में हमने किया है, वो सब डेटर्स होते हैं। जिनके पास हमारे पैसे अभी भी है और वो फ्यूचर में हमें रिसीव होने वाले होते हैं, उसे डेटर्स कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स मतलब हमने सामान कुछ बेचा है, सेल्स किया है, वो सेल्स के जो हमने बिल्स बना के रखे हैं, वो बिल्स का पेमेंट आना बाकी है, वो होते हैं रिसीवेबल्स के अंदर आते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल्स भी हमारी असेट है। ये सारे टॉपिक्स जो है रिसीवेबल्स के, ये असेट्स में आएंगे, करंट असेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। करंट असेट्स में लिखे जाते हैं ये टॉपिक। करंट असेट्स इसलिए क्योंकि ये सब हमें रिसीव होने वाला है, ये सब हमारी इनकम है, इसलिए करंट असेट के टॉपिक के अंदर आएंगे। और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते, लेस देन 1 ईयर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो कंसेप्ट करंट असेट में पढ़ा था, इसलिए ये सब 1 ईयर से अंदर यूज़ होने वाले असेट्स हैं। इसलिए डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल ये करंट असेट है, और ये सारे रिसीवेबल करंट असेट्स के अंदर ही आएंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, ऐसी कोई इनकम जो अभी आउटस्टैंडिंग है, हमें रिसीव नहीं हुई है, वो सारी इनकम जो आउटस्टैंडिंग है और वो अब रिसीव होने वाली है, उसे भी हम रिसीवेबल्स के अंदर करेंगे। अभी तक जो नहीं मिली है, ऐसी कोई इनकम हुई है, तो वो सब इसमें आएगी। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आप यहाँ पे एक नोटिस कीजिए एक चीज़ के, यहाँ पे इनकम लिखा है और यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा है, और दोनों ही रिसीवेबल्स के अंदर एक साथ कैसे आ गए। आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी इनकम कैसे बन गई। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के होते हैं, जो हमने पहले से ही पे एडवांस में कर दिए होते हैं, वो आगे जाके फ्यूचर में हमारा रिसीवेबल्स हमारी असेट ही बनी है। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम रिसीवेबल्स के टॉपिक के अंदर लिखेंगे। इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अगर एडवांस में थोड़ा ज़्यादा भर दिया होगा 1000 रुपीज़, तो वो 1000 रुपीज़ जो आपके नेक्स्ट बिल में एडजस्ट होंगे, मतलब आपने पहले ही भर दिए वो एक्सपेंसेस ऐसे, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कम भरने पड़ेंगे 1000 रुपीज़, इसलिए ये रिसीवेबल्स में आएगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए, कोई स्टाफ मेंबर है आपका कंपनी का, उसको आपने सैलरी 1 मंथ की पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी है, तो नेक्स्ट ईयर आपको उसकी पे नहीं करनी पड़ेगी सैलरी, इसलिए उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने प्री टाइम एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया होता है, उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, जो रिसीवेबल्स में आते हैं। तो रिसीवेबल्स के ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको हमेशा याद रखना है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस सब रिसीवेबल्स हैं जो करंट असेट्स में आते हैं। और अब इसका ऑपोजिट जो है पेएबल्स। पेएबल्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। रिसीवेबल आपने समझ लिया, अब पेएबल्स।
सो अब हम टॉपिक समझते हैं पेएबल्स का। पेएबल्स का मतलब होता है एनी अमाउंट इज़ टू बी पेड बाय एनी बिजनेस पर्सन टू एनी पर्सन। अब बिजनेस पर्सन कोई भी दूसरे पर्सन को जो भी अमाउंट पे करेगा उसे पेएबल्स कहा जाएगा। उसका एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, ये उसके अंदर टॉपिक में लिखे जाएंगे। ये रिसीवेबल्स का ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं रिसीवेबल्स में जो फर्स्ट था वो डेटर्स था, यहाँ पे क्रेडिटर्स है। डेटर्स और क्रेडिटर्स डेबिट और क्रेडिट के जैसा ही है। डेबिट और क्रेडिट हम लिखने के लिए लिखते थे, ये पर्सनस है। डेटर्स और क्रेडिटर्स जो हमें पे करने। क्रेडिटर्स मतलब वैसे लोग जिनसे हमने सामान ले लिया है, बल्क में सामान लिया है उनसे, और उनका पेमेंट अभी देना बाकी है। स्टॉक में हमने जैसे किसी से रॉ मटेरियल ख़रीद लिया हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी में बनाने के लिए, पर उनको अभी पैसे देना बाकी है, तो वो सब हमारे क्रेडिटर्स होंगे। फिर बिल्स पेएबल्स। बिल्स पेएबल्स मतलब हमने किसी से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ख़रीदा है और उनके बिल्स अभी तक पे करने बाकी है, वो बिल्स पेएबल। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है जो हमें पे करने होते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें रिसीवेबल्स में आउटस्टैंडिंग इनकम था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे अभी तक पे करने बाकी है, उनकी टाइम लिमिट चली गई होती है, वैसे एक्सपेंसेस हमें पे करने होते हैं। जैसे कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई होती है किसी की, तो वो सैलरी हमें इस बार पे करनी होती है, तो वो सारी एक्सपेंसेस हमारी बढ़ के आ गई होती है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है। और जैसे रिसीवेबल्स में था प्री पेड एक्सपेंसेस, वैसे यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे एक्सपेंसेस थे, पर यहाँ पे लास्ट में आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ऐसी कोई इनकम जो हमें पहले ही एडवांस में रिसीव हो गई थी लास्ट ईयर, वो इनकम अब इस साल रिसीव नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही हो गए, तो फिर वो भी हमारे पेएबल्स में आ गया कि इनकम हमें पहले ही एडवांस में वो रिसीव हो गई है जो इस साल नहीं होने वाली है, तो फिर वो हमारा लॉस होगा इस साल का जो हमें पहले ही मिल चुका है। इसलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा पेएबल्स में लिखा जाता है। अब ये टॉपिक हमें सारे क्यों समझने इम्पॉर्टेंट थे वो भी मैं बता देती हूँ। अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर जो भी है उसमें थियरी, जो आगे आप अकाउंट्स सॉल्व करने वाले हो सम्स, उसमें जैसे क्रेडिटर्स, ये बिल्स पेएबल, ये सब हम क्यों अभी समझ रहे हैं वो बता देती हूँ। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जैसे असेट्स और लायबिलिटीज़ को अकाउंटेंट जो होता है वो कैसे यूज़ करता है कि एक साइड लायबिलिटीज़ लिखेगा सारी और एक साइड वो लिखेगा असेट्स, मतलब इस साइड में सारी लायबिलिटीज़ जो मतलब नुकसान है जो भी हमें पे करना है किसी को, वो लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखेगा, और असेट्स ये साइड पे लिखेगा जो भी हमारी चीज़ है, जो हमारी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, जो हमारी इनकम्स है वो इस साइड लिखेगा। तो जैसे क्रेडिटर्स हमने समझा ये पेएबल्स है, तो ये सब लायबिलिटीज़ के साइड पे लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स, पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग, इन सब की अमाउंट दी गई होती है आपके सम में, वो सब यहाँ पे लिखना होता है। और जो आगे हमने असेट समझे थे जो रिसीवेबल्स में थे, जैसे डेटर्स, फिर बिल्स, रिसीवेबल्स, इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, वैसे सब चीज़ें जो असेट्स में आएगी। तो ये डिफरेंस होता है, ये सब हमें अभी क्यों समझना है। ये अभी ये सम्स जो है वो इस चैप्टर में नहीं आएंगे, पर ये कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में समझाया जा रहा है, तो ये ध्यान से समझिएगा। और ये जो पेएबल्स है ये सब करंट लायबिलिटीज़ होती है। करंट लायबिलिटीज़ मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर इनका पेमेंट करना होता है। ये हमने आगे समझा था करंट लायबिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्या था। तो आपको जैसे जब आपने ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे आगे जाके, तो जो करंट असेट्स इस साइड लिखी जाएगी, नॉन करंट असेट्स का टॉपिक होगा, फिर जो नॉन करंट असेट्स होगी वो उसके नीचे लिखी जाएगी, करंट असेट्स उसके टॉपिक के अंडर में लिखी जाएगी। जैसे लायबिलिटीज़ है तो उसमें भी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी टॉपिक डालना होगा। फिर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपको क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब लिखना होगा। और करंट असेट्स के अंदर जैसे डेटर्स और वो सब आपको लिखने होंगे। तो ये सब आपको आगे काम आने वाला है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो है आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये अकाउंट्स को आपको समझाने के लिए बनाया गया है, जिसमें हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स, लायबिलिटीज़, डेबिट, क्रेडिट, रिसीवेबल्स और पेएबल्स का मतलब समझ लिया। अब तक इन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके
मुझे बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बताइए, तो मैं और उसे अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप आगे कोई भी सम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेकेंड चैप्टर से सम्स सारे स्टार्ट होने वाले हैं। और रिसिप्ट और एक्सपेंसेस का एक टॉपिक हमारा बाकी है जो हम समझ रहे हैं, और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। उसमें हम सारे थियोरिकल टॉपिक क्वेश्चंस, 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, MCQs और जो 1 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर है वो सारे मैं उसके आंसर्स बताऊंगी। कैसे एग्ज़ाम में लिखना होगा वो भी बताऊंगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि हमारा इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। सो फ्रेंड्स, रिसिप्ट्स का टॉपिक समझते हैं। अब रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस में से पहले रिसिप्ट समझते हैं। रिसिप्ट मतलब हमेशा हमारा असेट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन मनी रिसीव्ड ड्यू टू कंसिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज रिसिप्ट्स। जहाँ पे भी आपको ये डेफिनेशन में आता है मनी रिसीव्ड मतलब हमें गेन हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो जहाँ पे भी हमें ऐसे प्रॉफिट हुआ और रिसीव्ड हुआ तो ये सब हमें समझ लेना है कि वो हमारी असेट्स होती है। तो ये रिसिप्ट्स भी हमारी असेट्स ही हुई एक तरह से, पर इसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पर एक बार हम इसका एग्जांपल ले लेते कि रिसिप्ट होता क्या है एक्चुअली। रिसिप्ट मतलब ऐसा मनी हमें रिसीव्ड हुआ हो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइम पे, उसे रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे रिसिप्ट ऑफ कमीशन, तो ऐसी रिसिप्ट हमें मिली है। रिसिप्ट मतलब ऐसे पेज पे लिखा हुआ होता है। रिसिप्ट जैसे बिल की रिसिप्ट होती है, वैसे रिसिप्ट ऑफ कमीशन जब रिसीव्ड होती है, कमीशन हमने कहीं पे कमाया हो, कोई बीच में कमीशन मिला हो, तो वो हमारे बिज़नेस के लिए गेन हुआ होता है, प्रॉफिट हुआ होता है, तो वैसे रिसिप्ट। अब वैसे जो ये मतलब सारी रिसिप्ट हमारे प्रॉफिट है, पर उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। दोनों रिसिप्ट अलग अलग है। पहले कैपिटल रिसिप्ट समझ लेते हैं। दिस रिसिप्ट आर नॉट रिसीव्ड रेगुलरली। कैपिटल रिसिप्ट रेगुलरली रिसीव नहीं होती है बिजनेस के अंदर। दिस इज़ ओनली रिसीव्ड व्हेन एन असेट इज़ सोल्ड। जब भी असेट कोई सोल्ड होता है, कभी भी हम किसी असेट को बेचते हैं हमारे बिजनेस पे, उस पर जब प्रॉफिट होता है उसकी जो रिसिप्ट आती है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। आपने आगे समझा था मेरे वीडियो में कि कैपिटल किसे कहते हैं, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल में असेट्स आ गए, हमारे असेट्स भी आपने समझ लिए। जब वो असेट्स सोल्ड होंगे, उस पर जो प्रॉफिट हुआ होगा उसकी जो रिसिप्ट होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसलिए इसका नाम कैपिटल रिसिप्ट आया है। कैपिटल आपको समझ आ गया होगा। और ये रेगुलरली नहीं रिसीव होती है क्योंकि असेट रेगुलरली हम नहीं बेचते हैं। जैसे फर्नीचर होता है या बिल्डिंग होता है या कोई मशीन होता है, तो हम रेगुलरली उसे नहीं सोल्ड करते हैं हमारे बिजनेस में, इसलिए ये रिसिप्ट रेगुलरली नहीं मिलती है। ऐसी रिसिप्ट जब असेट सोल्ड होता है तभी कैपिटल रिसिप्ट रिसीव होती है। अब दूसरी रिसिप्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट्स आर रिसीव कॉन्स्टेंटली ये रिसिप्ट होती है, ये टाइप के रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट। इसमें क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ डिस्काउंट रिसिप्ट। जैसे कोई रिसिप्ट मिली है जिसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट हमें कहीं से मिला है किसी चीज़ में, तो वो इनकम ही हुई। मतलब जितने पैसे पे करने थे उस पर जैसे 10% डिस्काउंट मिल गया, मतलब 5000 का सपोज़ होता है, तो 5000 का 10% ₹500 होता है। तो 500 का डिस्काउंट मिला है हमें, मतलब वो हमारी इनकम में ही आता है। आपको ये बात याद रखने कि आगे कहीं पे भी डिस्काउंट आता है, रिसीव्ड हो या पेड हो, वो आगे समझा देती हूँ, पर डिस्काउंट भी हमें लिखना ज़रूरी होता है कि वो एक्सपेंस में हुआ है या इनकम में हुआ है, जो हम आगे समझते हैं। पर रिवेन्यू रिसिप्ट में जैसे डिस्काउंट रिसीव हो तो वो उसमें आएगा। तो ये भी हमारी असेट्स ही होती है, रिसिप्ट्स जो होती है। अब इसका जो अपोजिट है रिसिप्ट्स का, एक्सपेंसेस, वो समझते हैं। उसमें भी दो तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, वो डिटेल में समझा देती हूँ। तो आप समझते हैं एक्सपेंसेस आपको पता होगा, जो भी खर्चे बिजनेस के होते हैं उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है, पर उसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो हम समझ लेते हैं। पहले तो एक्सपेंसेस, द अमाउंट स्पेंड फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ बिजनेस। पहले एक्सपेंसेस होता है जो हम एक्सपेंस पहले करते हैं, जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स हो, ताकि बिज़नेस को उसके लिए हम जो अभी
खर्चे कर रहे हैं उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। जब भी स्पेंड टाइम मतलब ये एक्सपेंसेस है, अभी तक ये लायबिलिटी बनी हुई है, अभी इसमें इनकम नहीं हुई है, इसलिए एक्सपेंसेस हमेशा लायबिलिटीज़ में आती है। अब एक्सपेंसेस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट्स के जैसा ही है, उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स थी और रिवेन्यू रिसिप्ट थी, उसका कंसेप्ट भी उससे रिलेटेड ही है पर उसका ऑपोजिट है टोटली। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। देयर आर एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रेगुलर। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो रेगुलर नहीं होते, जैसे परचेज ऑफ असेट्स। हम असेट्स रेगुलरली परचेज नहीं करते। वन टाइम मशीन या फर्नीचर बिजनेस के लिए परचेज कर लिया तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर के लिए हमारे बिजनेस में बेनिफिट हो वो हम रेगुलरली नहीं करते, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब द फ्लो ऑफ दीज एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट। ये सारे एक्सपेंसेस कॉन्स्टेंटली बिजनेस में चलते रहते हैं जो आगे जाके बेनिफिट्स दे सकते हैं, पर अभी हमारे एक्सपेंसेस है जो रेगुलर होते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी। स्टाफ को हायर किया है, उनकी सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस है जो आगे जाके बेनिफिट दे सकता है और ये रेगुलरली बिजनेस में होते हैं। तो पेमेंट ऑफ सैलरी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आगे जो एक्सपेंसेस हम अभी बेयर कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर टॉपिक में लिखे जाएंगे। तो ये सब कंसेप्ट आपको समझने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये मैंने इजी वर्ड्स में इसलिए समझाया ताकि आप ओन वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, पर ये आगे आपको टॉपिक्स बहुत काम आएंगे और ये सब एक्सरसाइज का ही पार्ट है, तो इसे प्लीज़ कहीं पे स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। सो फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है डिस्काउंट का। मैं चाहती हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी टॉपिक ऐसा रह ना जाए जो आपको समझ ना आए और फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं हर एक टॉपिक ढूंढ के टेक्स्ट बुक में से आपके चैप्टर 1 में से निकालें ताकि आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक का मतलब, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लीज़ देखिए ये और समझिए। डिस्काउंट का भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। जैसे आगे हम ऑपोजिट्स देखते हैं वैसे ही ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, पर ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। डिस्काउंट वर्ड का मतलब आपको अच्छे से पता होगा डिस्काउंट क्या होता है। अब हमें समझना ये है कि हमारे बिज़नेस में वो रिसीव्ड कब हुआ और अलाउड कब हुआ, और इसमें से हमारी कौन सी इनकम है और कौन सी एक्सपेंसेस है। पूरे में हमें यही चैप्टर में देखना है कि हमारी एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रही है और हमारे इनकम कहाँ पे हो रहा है, तब हमें पता चलेगा कि बिज़नेस का प्रॉफिट कैसे हो रहा है और लॉस कैसे हो रहा है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड समझते हैं पहले। व्हेन अ बिजनेसमैन परचेजेस गुड्स एंड पेज लेस अमाउंट, द अमाउंट विच इज़ नॉट पेड इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमें हमेशा परचेजेस पे ही मिलेगा, मतलब हमें डिस्काउंट, जब आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस है उसमें आप परचेज़ करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा कोई भी चीज़ पे। तो अब आप बिजनेसमैन हो और गुड्स आपने परचेज़ किए और उस परचेज़ पे जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होती है उस पर आपको कम पैसे पे करने पड़े तो वो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम हुई है, मतलब उतने पैसे आपके बच गए। जैसे 5000 रुपीज़ के आपने गुड्स प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, उस पर 10% डिस्काउंट आपको मिला है, मतलब 500 रुपीज़ आपके सेव हो गए, इनकम हो गई, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा बिजनेस के लिए इनकम में लिखी जाती है। और उसके ही ऑपोजिट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स पे होता है। डिस्काउंट अलाउड में क्या होता है, इसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था किसी से, किसी ने हमें इतने पैसे कम करके दिए, अब हमें किसी को देने हैं। मतलब व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स एंड रिसीव लेस अमाउंट, द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड इज़ कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। अब हम किसी को कुछ गुड्स बेच रहे हैं, उस पर हमने कुछ प्रॉफिट मार्जिन अपना कम करके उसकी अमाउंट को कम कर दिया और किसी और को डिस्काउंट दिया है, तो वो जो डिस्काउंट हमने किसी और के लिए दिया है और हमें जो पैसे जो एक्चुअल अमाउंट थी उससे कम रिसीव्ड हुए हैं, तो उसे डिस्काउंट अलाउड कहा जाएगा। जैसे कि 2000 रुपीज़ के आपने गुड्स सोल्ड किए हैं
2000 रुपये के आपने बेचे, उसमें से 10% का आपने डिस्काउंट करके दिया है कस्टमर को, तो जो 200 रुपीज़ का था वो आपको नुकसान हुआ है वो इस गुड्स सोल्ड पे, तो वो 200 हमारे बिजनेस के एक्सपेंस बन जाते हैं। तो ये इनकम और एक्सपेंस आपको हर कंसेप्ट में समझना होगा कि बिज़नेस के लिए कौन सी इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स पे होता है, और सेल्स पे होता है मतलब वो हमेशा हमारा एक्सपेंस है जो हमें कम पैसे मिले और हमने किसी को अलाउ किया है वो डिस्काउंट। तो रिसीव मतलब वो डिस्काउंट हमें मिला है, और अलाउड मतलब हमें किसी और को दिया है। तो रिसीव्ड हमेशा इनकम होती है और अलाउड हमेशा एक्सपेंस होता है, ये अच्छे से आपको समझना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स, ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये दोनों एक्सपेंसेस होती है बिजनेस की, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, अलग अलग कंसेप्ट है पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इज़ अ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, एवरी वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस बाय सर्टेन रेट। सो नॉन कैश एक्सपेंस है ये। मतलब डेप्रिसिएशन का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि हमारी असेट, हमारी जो असेट है बिज़नेस की, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है हर ईयर में, उसकी रेट कम होती रहती है। तो ये जो एक्सपेंस होता है ये नॉन कैश एक्सपेंस ऐसे हुआ जैसे कि आपकी मशीन है जो बिज़नेस की, उस मशीन की रेट हर साल में कम होती रहती है। मार्केट वैल्यू जो उस मशीन की है वो कम होती रहेगी। अगर आप उसे 3-4 साल के बाद बेचने जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन चली जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, जो सेकेंड हैंड हो जाती है बाद में। इसलिए जो एक्सपेंस हुआ उसके बीच का, जो हमने परचेज़ की थी मशीन और उसके बाद जब हमने उसे बेचा तब हमें कम पैसे मिले, तो उसके बीच का जो गैप, जो एक्सपेंस हुआ वो नॉन कैश एक्सपेंस था हमारा, पर वो रिडक्शन हुआ है। जो एक्सपेंस हमारा डेप्रिसिएशन तो हुआ है बिजनेस में, तो ये एक्सपेंस होता है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जो असेट पे कैलकुलेट किया जाता है। जब सम्स आगे आप करेंगे तब उसमें आएगा कि मशीन के ऊपर जैसे 10% डेप्रिसिएशन काउंट करना है, मतलब 10% उसकी रेट को रिड्यूस करना है, तो वो रिडक्शन जो हुआ है वो हमारा एक्सपेंस हुआ है बिजनेस का, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो भी प्राइस उसकी कम होती रहती है हर साल के बाद। आप देखते हैं जैसे व्हीकल की भी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है हर साल के बाद, व्हीकल भी जब सेकेंड हैंड हो जाता है तब उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलती, तो ये जो बाकी एक्सपेंस हो जाते हैं वो सब डेप्रिसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होती है बिजनेस के अंदर? व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस पर्सन whom the goods sold is debtor, and because of weak financial position the full amount of transaction is not collected and the matter is settled। अब बैड डेब्ट का मतलब समझते हैं। जब बिजनेसमैन कुछ गुड्स किसी को सोल्ड करता है क्रेडिट पे, जब क्रेडिट पे सोल्ड होगा, जब सेल्स क्रेडिट पे होगी तभी बैड डेब्ट का कंसेप्ट आएगा। वो कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन में क्रेडिट पे सोल्ड किए गुड्स को, मतलब अभी तक उसके पैसे आए नहीं है, कैश में नहीं आए, क्रेडिट पे था, तब जो अब उसकी वो हमारे बिज़नेस का डेटर्स हो गया है। डेटर्स मतलब अभी तक उसके पैसे नहीं आए, उसे हम डेटर्स कहते हैं। अब वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी वीक है, वो सारे के सारा पेमेंट हमें नहीं कर सकता, तो जो फुल अमाउंट ट्रांजैक्शन की है वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुई है। उसके बाद जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, वो उस अकाउंट को सेटल करेगा, सेटलमेंट करेगा, मतलब उसकी कुछ अमाउंट उसे कहेगा कि जितना हो सके उतना पेमेंट कर दो वापस। तो जो वापस जो अमाउंट आती है वो तो हमारे पास आ गई, वो हमारे पास आ गई है, और जो नहीं आई है वो हमारे पास हमारा लॉस हुआ है, जो एक्सपेंस हुआ है बिजनेस का वो लॉस हुआ है, जो बैड डेब्ट कहलाएगा। बैड डेब्ट मतलब जो अमाउंट रह गई है, जो नहीं आई। जैसे कि उन्होंने 10,000 का उसको गुड्स सोल्ड किया था, 10,000 उसके पास पे करने के लिए नहीं है, वो कैसे भी करके 5,000 ही पे कर सकता है हमारे बिज़नेस के अंदर। तो 5,000 तो हमारे बिज़नेस में आ गए, पर बाकी के 5,000 जो उसने हमें पे नहीं किए, पर हमने तो उसे गुड्स दिए थे 5,000 के, तो वो 5,000 जो सेटल हो गए, जो हमें नहीं चाहिए अब उसके पास से, जो वो नहीं दे सकता है, वो बैड डेब्ट्स में लिखेंगे। मतलब ये भी एक बिज़नेस का एक्सपेंस ही हुआ है, और डेप्रिसिएशन आपने समझ लिया होगा कि वो भी कैसे एक एक्सपेंस हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अब तक के ऐसे जो टॉपिक्स थे जो आपको समझने
चाहिए थे, जिससे आप फेमिलियर नहीं थे, वो मैंने सारे समझा दिए। अब एक लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेन जो स्टेप्स है अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके जो स्टेप्स है मेन, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो 5 मार्कर में आपके एग्ज़ाम में आएगा, इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स कैसे होते हैं वो उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये सारे टॉपिक्स अब हमारे चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, रिसिप्ट्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, ये सब हमने समझ लिए हैं। अगर उसमें भी कोई डाउट रह गए तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो लास्ट टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके बाद हमारा वीडियो एंड होने वाला है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी, सारे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर आंसर्स के साथ आपको सॉल्यूशन दूंगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी देखना। और उससे पहले एक और ये टॉपिक लास्ट हमारा हम समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करने के कितने टाइप्स थे। और पहले के लोग, जो आपके घर में दादा हो आपके, उनसे आप पूछ सकते हैं, जो बड़े हो उनसे, कि पहले के टाइम में कैसे अकाउंट्स वो लोग प्रिपेयर करते थे। तो उसे देशीनामा सिस्टम कहते थे। जो पहले के लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे वो थोड़ा पुराना टाइप था, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। वो अभी आपके अकाउंट्स के बुक्स में वो मेथड नहीं चलती, देशीनामा सिस्टम वाली। पर उसके ऊपर आगे के चैप्टर्स में शायद आपके थियरी थोड़ी आ सकती है। पर अब जो हम ये फाइनल स्टेप है इस चैप्टर का, जो हम एंड करने वाले हमारा वीडियो, ये फाइनल आपको एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद एक्सरसाइज के आगे बढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अब हम समझ लेते हैं, ये जो मेथड मैंने लिखी है, ये जो स्टेप्स लिखे हैं, वो हाइब्रिड मेथड के हैं। हाइब्रिड मेथड जो है उसे मिक्स्ड मेथड भी कहा जाता है। मिक्स्ड मेथड मतलब इसे 2 मेथड को मिक्स करके बनाया गया है, एक मर्केंटाइल बेस और एक कैश बेस। ये दोनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी करने में। ये डबल एंट्री के अंदर आता है। हम जो ये अकाउंट्स करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। एक था देशीनामा सिस्टम और एक है डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स थे, उसमें मर्केंटाइल बेस और एक कैश बेस। जो दोनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, उन दोनों को मिला के मिक्स्ड बेस हाइब्रिड मेथड बनाई गई है। ये अभी के जो सारे अकाउंट्स जहाँ भी चलते हैं वो सब इसी हाइब्रिड मेथड पे बेस्ड होते हैं और इसी से प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंट्स। कोई भी कंपनी आप देख लीजिए, या फिर आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने नाम सुना होगा उसका। तो जो सीए होते हैं वो लोग भी यही यूज़ करते हैं। और सारे अकाउंटेंट्स, बैंक्स हो या कोई भी कंपनी हो, सारे बिजनेसेस में इसी स्टेप से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप देख लीजिए एक बार। ये आपके एग्ज़ाम में स्टेप्स भी पूछे जाएंगे और उसके ऊपर लिखना भी होगा आपको सारे डिटेल में। पर मैं आपको समझा देती हूँ, जो आप ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स। फर्स्ट स्टेप होता है वाउचर। वाउचर मतलब अगर आपने कोई सेल किया है, कोई परचेज़ किया है प्रोडक्ट का, उसका एक वाउचर बनता है। उस वाउचर को आपको आगे देखना होता है कि वो कैसा ट्रांजैक्शन था। तो वो वाउचर फर्स्ट स्टेप होता है, वाउचर बनाना। उस वाउचर पे से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि वो परचेज था, सेल था, उसे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद आइडेंटिफाई होने के बाद हमें जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। जर्नल एंट्रीज आपके चैप्टर नंबर 3 जर्नल की पार्ट है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, ताकि आपको उससे प्रैक्टिस हो जाए। तो जर्नल एंट्रीज जो होता है अकाउंट्स का थर्ड स्टेप होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। वो एंट्रीज होती है, उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखना होता है। आप चाहें तो एक बार आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज कैसी होती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर जर्नल्स के बाद आता है लेजर। लेजर पोस्टिंग करना होता है। पहले जर्नल्स का स्टेप आता है, उसके बाद ही लेजर पोस्टिंग होता है उस स्टेप के ऊपर से। वो भी आप आगे अच्छे से समझेंगे। उसमें पोस्टिंग करना होता है, उस हर एक अकाउंट को स्पेसिफिकली लिखना होता है और उसमें डेबिट अलग, क्रेडिट अलग लिखना होता है।
ये प्रैक्टिस के लिए आपके टेक्स्ट बुक में हर एक चैप्टर को इसका नाम दिया गया है। जैसे जर्नल के लिए पर्टिकुलर चैप्टर दिया गया है, लेजर पोस्टिंग के लिए पर्टिकुलर चैप्टर दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, ताकि प्रैक्टिस हो सके। और लास्ट में आप सीखेंगे अकाउंट्स कैसे बनता है, पूरा फाइनली कंपनी का अकाउंट्स कैसा होता है वो आप बनाना सीख जाएंगे पूरे 11th स्टैंडर्ड के अंदर। लेजर पोस्टिंग के बाद का स्टेप था ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस आएगा जो लास्ट चैप्टर है आपके पार्ट 1 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का। ट्रायल बैलेंस में आपको ये सीखना होगा कि उससे फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ट्रायल अकाउंट्स एक रफ अकाउंट होता है फाइनल अकाउंट से पहले का, और फाइनल अकाउंट्स जो लास्ट में बनता है जिससे आपको ये क्लासीफाई होता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होता है या लॉस हुआ होता है। फाइनल अकाउंट्स 3 अकाउंट्स को मिला के बनता है। उसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और एक बैलेंस शीट बनानी होती है। ये तीनों अकाउंट बनते हैं तब एक फाइनल अकाउंट्स बनता है। इस अकाउंट का प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में जाता है, फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है। ये पूरा सम एक साथ सॉल्व करना होता है। उसमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट का आंसर आता है, जिस पे से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होता है या लॉस हुआ होता है। फाइनल अकाउंट्स का शायद एक 9 मार्क्स का सम आपके 11th स्टैंडर्ड पार्ट 2 में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। पार्ट 2 का समय, इसलिए ये सारे चैप्टर्स जो पार्ट 1 में होंगे ट्रायल बैलेंस तक के, वो सारे स्टेप्स आप अच्छी तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप फाइनल अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं और आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, तो अब आपको पता चलेगा कि कैसे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होता है और आप बैलेंस शीट कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे एंड करने का टाइम आ गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी, सारे सॉल्यूशंस दूंगी आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।